हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल पर। आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे बिहार पुलिस परीक्षा के लिए अति इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में पूछने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। यदि यह सब क्वेश्चन आप लोग डेली रिवाइज करते हैं तो आपसे जहाँ तक उम्मीद है क्वेश्चन यहीं से यहीं फंसेंगे, इसी में से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आप जितने क्वेश्चन एक एक करके हम बताते जा रहे हैं, हर क्वेश्चन को आप लोग रिपीट कीजिए, प्रयास कीजिए, रिवाइज कीजिए, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में सॉल्व हो पाए। तो चलिए आज हम आप लोग के सामने करेंगे, ये लगभग 100 क्वेश्चन होंगे, हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस और मैथ का। प्रयास करेंगे 100 क्वेश्चन का आप लोग का सोल्यूशन करें आपके साथ में। देखते हैं जितना होने लगा उतना करते हैं। यह आपका पहला सेट है बिहार पुलिस का, आगे ऐसा सेट आपको हम सोल्यूशन कराते रहेंगे। तो चलिए इसमें देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन में क्या है। कहते हैं इसमें से कौन सा शब्द कौन सा शब्द युग्म में सही नहीं है। तो आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन में अशास्त्र, शोक, खेद, उपयुक्त, संदेह, अधिक दे रखा है ना। तो यहाँ बोला कौन सा सही नहीं है, तो आपके इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर 4, संदेह, अधिक। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है इसमें इनमें से कौन सा उदाहरण द्वंद्व समास का नहीं है। देखिए द्वंद्व समास का जब भी बोलते हैं तो उदाहरण वही होता है जहाँ दोनों वर्डों के बीच में हाइफन का चिन्ह लगे हुए होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि सीताराम, राम सीता, यानी ऑप्शन है, ये द्वंद्व समास है। दूसरा बात रहे रात दिन, ये भी आपका द्वंद्व समास है, बीच में हाइफन का चिन्ह है। तीसरा है माता पिता, यह भी आपका द्वंद्व समास है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि द्वंद्व समास कौन नहीं है। तो देखिए कभी आप लोग ये सीता राम आ जाते हैं, रात दिन आते हैं, माता पिता होते हैं, लेकिन कभी आप लोग के दासा पति नहीं होते हैं। इसलिए आपका इसमें द्वंद्व समास कौन सा नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 दासा पति नहीं होगा। चलते अगले क्वेश्चन 3 नंबर के साथ आपको आते हैं। 3 नंबर पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है 3 नंबर में कि निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। इसमें आपका एक इंग्लिश लाइन यहाँ पर दे रखा है, इसको आपको हिंदी में बताना हो कि क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या आपके आसपास बहुत से शिविर स्थल है। क्या आपके आसपास, यहाँ से देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा कि क्या आपके आसपास बहुत से शिविर स्थल है। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आपका 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रभंजन शब्द का प्रवाची शब्द क्या है। प्रभंजन शब्द का प्रवाची शब्द क्या है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। तो इनका प्रवाची शब्द जो इसमें होगा प्रबंधन का, ये होता है झंझा। क्या होता है, प्रभंजन का प्रवाची शब्द होता है झंझा। इसका अन्य प्रवाची भी अब आपको हम बताते हैं। प्रभंजन का आपका हो जाएगा, जैसे प्रचंड वायु भी होता है, आंधी भी होता है, तोड़ फोड़ भी होता है, विनाश भी होता है, और एक झंझा भी होता है। तो झंझा तो आपका हो ही गया। चलते इसके बाद अगले आपको 5 नंबर क्वेश्चन के साथ। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से सजन शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। सजन का आपका विलोम मतलब होते हैं अपोजिट। देखिए सजन का विलोम का आपका हो जाएगा सजन का, इनका विलोम हो जाएगा दुर्जन। सजन का विलोम का हो जाएगा दुर्जन। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आपका क्वेश्चन नंबर 6 का कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान दे जाए। 6 का निम्नलिखित विकल्पों में से वर्तनी के आधार पर शुद्ध विकल्प चुनिए। कब शुद्ध विकल्प को छाटने की इनमें से कौन सा शुद्ध है। तो इसमें कर रहा है कि शुद्ध आपको देखिए 4 क्वेश्चन ऑप्शन लिख देगा, अनुगृहित, दूसरा में अनुगृहित। चारों इसे तो पढ़ेंगे तो अनुगृहित ही है। लेकिन जहाँ तक सवाल है शुद्ध की सवाल, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 लिखा है बिल्कुल का है, सही है, अनुगृहित। चलते इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन पर कहता है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। देखिए उपसर्ग शब्द तभी होता है कि किसी संख्या शब्द के पहले आके आपको जुड़ता है, उससे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ये ना हो पहले जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, उप आपका सर्ग कहते हैं। तो चलिए इस 7 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा
कहता है कौन सा उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया है, तो इसमें 7 का आपका आंसर हो जाएगा चतुराई। क्या हो जाएगा? चतुराई, जो ऑप्शन नंबर क्या है 4 है। 8 नंबर का है कि प्रौढ़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो 8 नंबर का बताना प्रौढ़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इनका सही संधि विच्छेद आपको होगा प्रा प्लस उड। प्रा प्लस उड यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है प्रा प्लस उड, इसका सही संधि विच्छेद होगा। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इधर क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्पो कितने वर्षों की प्रौढ़ थी। निम्पो कितने वर्षों की प्रौढ़ थी। देखिए यह क्वेश्चन जो आपका आ गया है, यह आपका जिन्होंने है कि कंपटीशन का एक क्वेश्चन है, किसी कथा कहानी जैसे आपका क्लास वाइज का एक क्वेश्चन है, जैसे किसी क्लास में होता है। यह आपका लगता है कि कक्षा 9 का ये क्वेश्चन हो सकता है, यह आपका क्लास वाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। यह आपका कंपटीशन का नहीं, लेकिन ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा कि निम्पो कितने वर्ष की प्रौढ़ थी, तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 10 पर इसके। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन के साथ आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि थोड़ा सा इसको देखिए, 10 नंबर कहता है शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे। अगर कहते हैं किस पद पर थे, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका 10 यानी कि एसोसिएटेड प्रोफेसर थे। क्या थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एसोसिएटेड प्रोफेसर। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन के साथ। आपका अगले क्वेश्चन पता है क्वेश्चन नंबर 11 पर कहता है कविता रुको बच्चों में बच्चों को किस बात की सीख दी गई है। कहते इस कविता में, मैंने कविता जो है रुको बच्चों, कहते में बच्चों को किस बात की शिक्षा दी गई है। तो इसमें शिक्षा दी गई सड़क पार करने की। किस बात की शिक्षा दी गई है, तो आपको सड़क पार करने की शिक्षा दी गई है। यह भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोनों तीनों क्वेश्चन है, ये दोनों किसी न किसी क्लास से संबंधित क्वेश्चन ही हैं, किसी कविता के आधारित क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सड़क पार करने की है। चलते हैं इसके बाद आपका देखिए 12 नंबर से आपका अंग्रेजी है। आपका सभी अंग्रेजी क्वेश्चन को हम आपको यहाँ पर टिक बताए थे, आप लोग अंग्रेजी क्वेश्चन बना लीजिएगा। देखिए जैसे 12 नंबर हम टिक कर देते हैं क्वेश्चन में, जैसे 12 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा इसका अंग्रेजी का 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद सभी का हम आपको आंसर बताए थे, आप लोग देख लीजिएगा। 13 नंबर का सही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 13 का ऑप्शन नंबर 1, ये भी 13 का क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 ही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 का आपको आंसर बताते हैं, 14 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका भी ऑप्शन नंबर 1 ही आंसर होगा। वनली क्या होगा, वनली केवल यहाँ पर भरा जाएगा। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 पर देखते हैं, इधर आपका ऑप्शन होगा 15 का आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4 दे रहेगा ऑप्शन में, तो 15 का आपका सही आंसर हो जाएगा, 1 मिनट आपको बता रहे हैं, 15 का हो जाएगा 2। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 15 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 बाय डिड नॉट ऑफ। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर 16 के साथ। 16 क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 4 यानी कि ऑप्शन 3 हो जाएगा। 16 क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलते इसके बाद 17 पर। 17 का आंसर आपका हो जाएगा 17 नंबर का ऑप्शन 1 हो जाएगा। आप लोग बना लीजिए, इंग्लिश पढ़ लीजिएगा यदि आप लोग का इंग्लिश जानकारी है तो अच्छे से। चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 पर आ जाते हैं। 18 का आपका सही आंसर हो जाएगा, 18 का सही आपका आंसर हो जाएगा 4 यानी कि ग्रेड डी। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 18 का 4 हो जाएगा। चलते इसके बाद 19 पर। 19 का आपका सही आंसर हो जाएगा 19 नंबर का 1। 19 आंसर का हो जाएगा आपका 19 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 1 यानी कि ऑप्शन नंबर 1। चलते इसके बाद 20 पर आइए, सबसे अंतिम क्वेश्चन इंग्लिश का है। 20 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 20 का सही आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए तो यहाँ तक आपका हिंदी और इंग्लिश इस तरह से समाप्त हुए। इंग्लिश को थोड़ा आप लोग अपने से बना लीजिएगा। चलते आपका हम सोल्यूशन कराएंगे इसमें बहुत बढ़िया से जीके जीएस का। चलते आगे क्वेश्चन आप पर आ जाते हैं। कहता है कि भारत का वह कौन सा राज्य जिसका
यहाँ पर देखिए, भारत का वो कौन सा राज्य बोला है जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वनों के अधीन है। देखिए, ये नहीं क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य कौन सा है। यदि सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य पूछता तो आपका आंसर हो जाता मध्य प्रदेश। कहते हैं अत्यधिक घनों वाला राज्य कौन सा है, तो आपका अत्यधिक घन वाला राज्य का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ज़्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य पूछेगा तो आपका होता है मध्य प्रदेश, लेकिन सबसे ज़्यादा घना पूछा जाएगा तो आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं इस क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन के साथ 21 के बाद चलेंगे 22 नंबर पर। 22 नंबर आपसे क्वेश्चन कर रहा है आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो अगले क्वेश्चन आपका 22 है। 22 का ऑप्शन इधर आपका होगा। देखिए, कहते हैं NH1, NH2, NH3, NH4। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 2 में क्या है आपका NH2, बिल्कुल सही हो जाएगा NH2। यानी कि चारों के चारों आपका दे रखे हैं, ये राष्ट्रीय जो राजमार्ग है ये राष्ट्रीय जल राजमार्ग होगा। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा लंबाई 2 का है 1214 किमी, ठीक है। इसके बाद NH1 का लंबाई है 535 किमी। इसी तरह से आपका NH3 का जो है इसका लंबाई दे रखा है 427 किमी, और NH4 की जो लंबाई है वो है 230 किमी। इसलिए सबसे ज़्यादा इसमें जो दिया गया है सबसे अधिक लंबे का होगा NH2। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन आपका बता रहा है क्वेश्चन नंबर 23 पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्न में से कौन सा राज्य चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है। मतलब कौन सी राज्य, यानी कौन से इसमें से राज्य है चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, यानी कि जल से नहीं घिरा है, इसके आसपास जल के क्षेत्र नहीं है, समुद्र खाड़ी नहीं है। देखिए, गुजरात जो है आपका वहाँ पर अरब सागर से लगा हुआ है। आंध्र प्रदेश है, ये भी आपका बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। केरल भी है, ये भी आपका अरब सागर से लगा हुआ है। लेकिन जो मध्य प्रदेश है ये आपका किसी जल क्षेत्र से नहीं लगे हुए हैं। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शहरों का तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्ति का गलत जोड़े बनाए गए हैं। आपको देखना है कि इनमें से कौन सा गलत जोड़ा है। इसमें आपको देखना है कि इनमें से कौन सा गलत जोड़ा है। तो देखते हैं, आपको पहले बता रहे कि पांडिचेरी से संबंधित है फ्रांसीसी मार्टिन, बिल्कुल सही है। उसके बाद कहता है गलत जोड़ा आपसे पूछा गया। दूसरा बोला है ऑप्शन में कि अहमदाबाद, ये आपका अहमद शाह से, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा बोला है मद्रास, ये फ्रांसीसी डे से, ये भी बिल्कुल का है सही है। लेकिन चौथा बोला है कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव से, ये कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव से नहीं था। कलकत्ता आपका ये जॉब चॉर्नॉक्स था। किसे था? जॉब चॉर्नॉक्स था। इसलिए इसका सही आंसर नहीं कहा तो हो जाएंगे कोलकाता। चलते इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के साथ। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है ताजमहल की रूपरेखा डिजाइन किसके द्वारा बनाई गई थी। तो ताजमहल की जो रूपरेखा तैयार करना था वह आपका तैयार किया गया था उस्ताद ईसा के द्वारा। किसके द्वारा तैयार किया गया था? उस्ताद ईसा के द्वारा तैयार किया गया था, उस्ताद ईसा के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। चलिए, जैसे कि ताजमहल के कला जो है जगत को शाहजहां के अनुपम देना है, ठीक है। चलते हैं आगे को, चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 26 पर कहता हरित स्थल ग्रीनलैंड है। हरित स्थल ग्रीनलैंड कौन सा आपको बताना है कि हरित स्थल ग्रीनलैंड है। इनका सही आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन 1, 2, 3, 4 पढ़ लेने। इसका सही आंसर होंगे बर्फ, बड़ी बर्फ की चादर। क्या कहेंगे? इन्हें कहेंगे बड़ी बर्फ की चादर। यानी जो भी है उधर के जो सब द्वीप होते हैं ग्रीनलैंड के अटलांटिक महासागर में स्थित होते हैं, ये विश्व के सबसे बड़े द्वीप है। इसमें ज़्यादा बर्फ से ढका होकर रहता है सर। चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 के साथ। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन आपसे
कि किस संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी ये शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए थे? तो इनका सही आंसर हो जाएगा 42वां। कौन सा हो जाएगा? 42वां हो जाएगा इसका सही। देखिए 42वां एक मिनी संविधान है। हम लोग कहते हैं कि मिनी संविधान कौन सा है, तो 42वां संशोधन ये होता है, यही अनुच्छेद। तो कौन सा जोड़ा गया? तो 42वां में। किस संशोधन में जोड़ा गया? तब 42वां में जोड़ा गया। चलते हैं इसके बाद आगे आते हैं। कहते हैं भूटान के राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया नारंगी रंग का प्रतीक है। केसरिया नारंगी रंग का प्रतीक है। देखते हैं में क्या होता है। आपका ऑप्शन 1 में दे रखा है राजा का अधिकार, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है देश की धर्मनिरपेक्षता शक्ति, 3 में दे रखा है धर्म साधना और 4 में देखा है देश की सूचिता। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे आपका धर्म साधना। क्या सही आंसर होगा? धर्म साधना। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन कहता है कि संसद की दोनों सत्रों के बीच, दोनों सत्रों के मध्य समय अंतराल नहीं होना चाहिए। देखिए कितना दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में है 3 माह से अधिक, ऑप्शन नंबर बी में है 6 माह से अधिक, ऑप्शन नंबर सी में है 9 माह से अधिक और ऑप्शन नंबर 4 में है 1 वर्ष से अधिक। देखिए ये संसद के दोनों सत्र हैं, इन दोनों के बीच की बैठक 6 माह से अधिक नहीं होने चाहिए, यानी कि अधिकतम 6 माह तक हो जाने चाहिए। चलते अगला क्वेश्चन कहता है 3वां कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित आयु सीमा कितना है? अधिकतम आयु सीमा निर्धारित जो है राष्ट्रपति चुनाव के लिए, यह कितना बनाया गया है? तो राष्ट्रपति, देखिए आपके लिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए कोई आयु सीमा नहीं रखा गया है, इसलिए इसका आंसर होता है ऐसी कोई सीमा नहीं है। आप कितना भी वरिष्ठ के हैं, बनने लायक यदि आप सक्षम हैं तो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। चलते इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 तक। 31 करें कि भारतीय बिस्मार्क के रूप में कौन जाना जाता है? नेहरू जाने जाते हैं कि राजा जी जाने जाते हैं कि पटेल जाने जाते हैं कि कामराज? नेहरू यानी कि मोतीलाल नेहरू, राजा जी मतलब आपका दे रखा है और राजा जी का नाम है, और तीसरा में दे रखा है पटेल यानी कि सर वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। और इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में देखा है कामराज। तो कहते हैं कौन सा जाना जाता है? बिस्मार्क। बिस्मार्क के रूप में जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को है, यानी कि इसका सही आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि अली अकबर निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते हैं? माने अली अकबर कौन सा वाद्य बजाते हैं? तो इनमें देखना है कि अली अकबर जो है इनमें से तबला, बांसुरी, सरोद, सितार में से कौन बजाते हैं? तो अली अकबर आपका बजाते हैं सरोद। क्या इसमें बजाते हैं अली अकबर? तो अली अकबर आपको बजाते हैं सरोद बजाते हैं। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फिर निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों का, किस युद्ध में भारत से फ्रांसीसियों का भाग्य का निर्माण हुआ था? मतलब किस युद्ध में फ्रांसीसी का भाग्य का निर्माण हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा वांडीवास की लड़ाई। कि कौन सी लड़ाई? वांडीवास की लड़ाई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वांडीवास की लड़ाई। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन के साथ। अगले क्वेश्चन आपसे कह रहा है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 34 पर कहता है किसके शासन के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई थी? ऑप्शन में JD, दूसरा में UPA, तीसरा में NDA और चौथा में है BJP। यानी आपको बताना है कि किसके शासन है। चारों के चारों पार्टी है, पार्टी का नाम है राजनीतिक पार्टी का नाम। अब इसी पार्टी का नाम बताना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कब भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई है। तो इनका आपको सही आंसर हो जाएंगे। इनका उपाधि आपको जनता दल सरकार के शासनकाल में दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1990 में दिया गया था। तो इसलिए इनका सही आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि JD, जनता दल। कौन दल? तो जनता दल। कब दिया गया था? तो 1990 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन बात है कि बिहार के निम्न जिले में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है?
तो इस जिले में आपको ऑप्शन में दे रखा गया, पटना दिया गया, गंगा दिया, दरभंगा दिया गया, समस्तीपुर दिया गया है। तो आपको बताना है कि क्षेत्रफल में बिहार के निम्न जिलों में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो सबसे बड़ा जिला आप अपने से बताते हैं कि पटना है, गया है, दरभंगा है कि समस्तीपुर है। देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर सबसे बड़ा जिला जहाँ तक की बात है आपको गया दिया गया है। इसमें सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो गया हो सकता है। गया का आपका क्षेत्रफल है 49,976 किमी। पटना का जो क्षेत्रफल दे रखा है 3,202 किमी। दरभंगा का जो क्षेत्रफल होता है 3,020 किमी और समस्तीपुर का जो क्षेत्रफल होता है 2,904 किमी। इस तरह से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका हुआ, तो गया का हुआ। कितना हुआ, तो 4,976 किमी। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। बोस्टन टी पार्टी थी, देखिए ये आपका विश्व इतिहास का क्वेश्चन है। कहता है कि बोस्टन टी पार्टी थी, मैंने बोस्टन टी पार्टी क्या थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि चाय कर के विरोध किया था। कौन था, तो यह ऑप्शन नंबर 4 चाय कर के विरोध का क्या किया था, विरोध किया था। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन नंबर 37 के साथ। 37 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है 37 नंबर कि निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था। यानी कि आपको बताना है कौन सा नेतृत्व इसमें से गांधी जी नहीं किए थे। ऑप्शन 1 में दे रखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन में बी में दे रखा है चंपारण सत्याग्रह। 3 में देखा है बरदौली सत्याग्रह। 4 में दे रखा है असहयोग आंदोलन। देखिए ये तो 3 किए थे, ये भी किए थे, ये भी किए थे, ये भी किए थे, लेकिन इस बरदौली के सत्याग्रह में गांधी जी नहीं थे। आपको इसमें होने वाले आपके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बरदौली सत्याग्रह। उम्मीद करते हैं कि आपको बात को समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 नंबर आपसे क्वेश्चन करा है कि IRDP किसके दौरान प्रारंभ की गई थी। तो IRDP पहले होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। IRDP का इसका मतलब कि इसका फुल फॉर्म होगा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। क्या होता है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। कहते हैं इनके दौरान प्रारंभ की गई थी। मतलब किसके दौरान, मतलब कि सब पंचवर्षीय योजना का नाम है, मतलब तृतीया में है कि छठी में है कि पश्चिम में क्या है, चौथी में, किसके समय प्रारंभ की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 छठी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। चलते इसके बाद कह रहा है कि वेदांगों की संख्या कितनी है बताइए। बड़ी अच्छे क्वेश्चन, बड़े आसान क्वेश्चन है, आप लोग बड़े आसानी से बता सकते हैं कि वेदांगों की संख्या कितनी है। सभी लोग याद होंगे कि वेदांगों की संख्या 6 होती है। कितना होता है, 6 होता है। कौन कौन, तो एक नंबर बता रहा है आपको शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये 6 का नाम रखें, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन के साथ 39 के बाद 40 पर। 40 नंबर कहता है भूकंप लेखी द्वारा निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहले रिकॉर्ड किसको किया था, मतलब बताना है कि भूकंप लेखी द्वारा किसके पहले आपको रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में दे रखे हैं आर तरंग, पी तरंग, एस तरंग, ए तरंग। तो सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है जो आपका है पी तरंग। कौन सा तरंग है, पी तरंग। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पुरातात्विक परमाणु के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच का प्रथम उपयोग होना पाया था। यानी कांच का प्रथम उपयोग किए थे। आपका 4 ऑप्शन है सिंधु, मेसोपोटामिया और चीन। एक नीचे और ऑप्शन है, इसी में तीनों में से आप बता दें, तीनों में इसी में से आपका आंसर है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया। चलते इनके बाद अगले क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर 42 में। 42 नंबर से कह रहा है क्वेश्चन
कि बांग्लादेश के ध्वज के बारे में क्या सही नहीं है। आपको ये बताना है कौन सा इसमें सही नहीं है बांग्लादेश के बारे में। चलिए आपका ऑप्शन ए रहेगा, इसके बीच में एक लाल वृत्त होता है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या रहेगा कि इसके बीच में एक लाल वृत्त होता है। ये बिल्कुल सही बात है, इसके बीच में एक लाल वृत्त होता है। ऑप्शन 2 कहते हैं कि इसके एक हरे रंग की पृष्ठभूमि है। ये भी बिल्कुल सही बात है, इसमें एक हरे रंग की पृष्ठभूमि होती है। तीसरा कहता है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। ऑप्शन 3 यही बिल्कुल गलत है, यही इसके बारे में सही नहीं है। इसका आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 नहीं है। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन का आपसे कि बॉलीवुड हिंदी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में किस आधुनिक शहर को वासोपुर बताया गया है। तो इनका सही आंसर आपके हो जाएंगे धनबाद को। कौन सा शहर को बताया गया है, तो धनबाद को बताया गया है। कौन सा, वासुपुर बताया गया है, किसको, धनबाद को। चलते हैं इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 44 पर। 44 देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। 44 नंबर आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि किस भारतीय राज्य ने किसी भ्रष्ट अधिकारी को संपत्तियों को राजसत करने के कानून पारित किया था। तो यह कैसा कौन सा हो सकता है बिहार के अलावा, ये कौन सा राज्य होगा, बिहार होगा। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि किस देश का विकास सामान्यतः निर्धारित किया जा सकता है। माने किस देश का विकास सामान्यतः निर्धारित किया जा सकता है। आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, उसकी प्रति व्यक्ति आय से, उसके औसत संरक्षण स्तर से, उसके लोगों को स्वास्थ्य स्तर से, उपयुक्त में से, सभी से। तो इनका सही आंसर जो इसमें से होंगे, इनका सही आंसर होंगे उपयुक्त में से, सभी से। जितना दे रखें सब का सब इसमें बिल्कुल क्या दे रखें, सही दे रखें। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 4। आते अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत अर्थतंत्र को मोटे तौर पर आर्थिक क्रियाकलापों में कार्यरत के आधार पर 3 सेक्टर में विभाजित किया गया है। एक शिक्षक, वकील तथा हजाद का कार्य जिसे परिभाषित किया जाता है, तो क्या होगा। तो कहता है आपको यहाँ पर बताना है, इधर प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, तृतीय और सेक्टर दे रखा है। तो इनका आप लोग सही आंसर हो जाएंगे तृतीयक सेक्टर। कौन सेक्टर, तो तृतीयक सेक्टर। इनका सही करना पड़ेगा तृतीय सेक्टर। चलते इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन कहता है कि अर्ध रोजगारी की समस्या किस क्षेत्र में पाई जाती है, इसे सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। जो लोग कार्य करना नहीं चाहते, सुरंग ढंग से कार्य करते हैं। और इनका आगे 2 ऑप्शन और होगा आपका, और आंसर अब किसके बाद और होगा कि उससे कार्य करते हैं जो वे करने में सक्षम हैं। ऑप्शन 4 में बोला है कि उन्हें उस कार्य को भुगतान नहीं मिलता है। तो इनका सही जो आंसर होगा आपका 47 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा 3। सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें आपका यही होगा कि उसमें कार्य करते हैं जो वे करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। आगे क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कहते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। तो आपका कितना हो जाएगा, 100 दिन के लिए। क्या दिन के लिए हो जाएगा, गारंटी कितने दिन के लिए रहा है, तो 100 दिन के लिए रहा है। चलते इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 के साथ आ जाते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन का रहे, कहते उत्तरी गंगा के मैदानों में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है। उत्तरी गंगा के मैदान में से कहते हैं कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है। तो इनका सही आंसर हो जाएंगे सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। क्या हो जाएंगे,
सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। इसका सही आंसर हो जाएंगे सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पर। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने मानव विकास के अर्थ का भारत से बेहतर कार्य निष्पादन किया है? तो इनका 50 का सही आंसर हो जाएंगे आपका श्रीलंका। 50 का सही आंसर क्या हो जाएंगे? श्रीलंका। चलिए यहाँ से हम कर देते हैं, 50 का सही आंसर हो जाएंगे श्रीलंका। चले तो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के साथ। कहते हैं नए राज्य के गठन की क्षमता निहित होती है किसके पास? राष्ट्रपति के पास होती है कि संसद के पास होती है कि उप प्रधानमंत्री के पास होती है, गृह मंत्री के पास होती है? तो नए राज्य की जो संसद की क्षमता है यह आपका हो जाती है, गठन की क्षमता है नए राज्य का, ये आपका होती है संसद के पास। संसद में कौन कौन रहते हैं? तो लोकसभा और राष्ट्रपति और राज्यसभा, ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करता है। तो यही क्षमता ये लोग का है नए राज्य का निर्माण करने का। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा आपका आयरिश, यानी कि आयरलैंड का है, तो पर भी क्या है, ठीक है। ये सही आंसर क्या हो जाएंगे? आयरिश हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के संविधान में भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं छोड़े, राज्य का कोई राजकीय धर्म, राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 के साथ। क्वेश्चन नंबर 54 का है सेक्टरों को सार्वजनिक तथा निजी सेक्टर में निम्न आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो इनका दोनों के अलग अलग करने के लिए उद्यमों को स्वामित्व से आपका वर्गीकृत किया जाएगा, यानी कि उद्यमों के स्वामित्व, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में उद्यमों का स्वामित्व। चलते हैं आगे 55 नंबर का आता है कि भारत के राष्ट्रपति विशेष ज्ञान अथवा निश्चित विषयों के संबंधित व्यवहारिक अनुभव के आधार पर राज्य परिषद में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। कितने सदस्य लिखते हैं? 12 सदस्यों के मनोनीत कर सकते हैं। तो इनका आपका सही आंसर क्या होंगे? तो कहते हैं कौन सा एक विषय इसमें नहीं है, माने कि कौन सा इसमें विषय नहीं आता है जिसमें मनोनीत करते। देखिए साहित्य में करते, विज्ञान में करते, कला में करते, यानी कि अर्थशास्त्र में वह नहीं करते हैं। किसमें नहीं करते हैं? तो अर्थशास्त्र में नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेजी यात्री आपका रॉल्फ फिश था। कौन फिश था? रॉल्फ फिश था। चलिए आगे क्वेश्चन पर आते हैं कि बिहार का राजकीय पशु पक्षी क्या है? बिहार का राजकीय पक्षी क्या है बताना है कि गौरैया है, कोयल है, कि तोता है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो आपका सही आंसर आपका होगा राजकीय अभी में गौरैया। क्या होगा? गौरैया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के साथ। आइए क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 के साथ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री वर्णन करता है कि पटना के लोग जमीन खोदकर सोने की खोज की? निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री वर्णन करता है कि पटना के लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते हैं? बताइए कौन सा होगा? पीटर मुंटी, टार्वेनियर और रॉल्फ फिश की मुनुची?
इसका सही आपका आंसर हो जाएगा रॉल्फ फिच। सही आंसर क्या होगा? और रॉल्फ फिच होगा। चलते अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 59 पर कहता है कि बिहार राज्य के वह मुख्यमंत्री जो लंबे सबसे कम अवधि तक इस पद पर हैं। देखिए, ज़्यादा अवधि तक नहीं बताना है, सबसे कम अवधि तक जो शासन किए हैं उनको बताना है। कौन से? सतीश प्रसाद सिंह हैं, कि राम सुंदरम दास है, कि दरोगा प्रसाद राय है, कि चंद्रशेखर सिंह है। चलिए, तो इसका सही आंसर होंगे सतीश प्रसाद सिंह। सही आंसर क्या होंगे? सतीश प्रसाद सिंह। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में मीना किससे संबंधित है? एक फिल्म अभिनेत्री है, कि यूनिसेफ द्वारा एक निर्मित फिल्म नायिका है, कि सुपौल की चुनी गई सांसद है, कि एक धाविका है। देखिए, इस चारों में से बताना है कि वह कौन है। पहला फिल्म अभिनेत्री। देखते हैं आंसर। इसका सही आंसर आपको बता रहे हैं। इसका सही आंसर होगा यूनिसेफ द्वारा निर्मित फिल्म की नायिका। यूनिसेफ द्वारा निर्मित का होगा फिल्म की नायिका, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आप लोगों का है, सही है।